हेलो एवरीवन, दिस इज सी प्राजक्ता मोंढे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। In this video, I am going to discuss the revision test paper released for May 21 attempt by the institute. So let us start. पहले हम DT का discussion लेंगे and then we'll move on to IDT, that is GST. So let us start the discussion of revision test paper of May 21. Starting with the first question. Starting में हम लोगों को objectives दिए हुए हैं. Case scenario first वाला जो है DT. Mr. Sarthak, aged 38 years, working in Nobita Private Limited as senior manager finance, has yearly payslip for the financial year 2021 as follows. हमको payslip दे रखी है. आप देख सकते हो constituents प्रोवाइड किए हैं, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, बोनस एक्सेट्रा. और डिडक्शंस में है पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स मतलब जो टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा, और नेट पे कितना उन्हें रिसीव हुआ है वो हमें पूरे प्रोफेशनल हमारे इस पे स्लिप पर दिख रहा है. His employer also contributes equivalent amount of contribution towards the provident fund. जितना अमाउंट 114,132 एम्प्लॉय का डिडक्ट हुआ है उतना ही एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है. Dearness allowance forms part of the retirement benefits. ठीक है. He has intimated to his company that he would opt for 115 BAC for the assessment year 21-22. Consequently, he has not submitted any investment proof to the company. क्योंकि हम लोगों ने बात करी हुई है 115 BAC में आपको बहुत सारे डिडक्शंस जो है वो हट जाते हैं, आपके ATC वगैरह आप नहीं क्लेम कर सकते हो, तो इसलिए इसने इन्वेस्टमेंट का कोई भी प्रूफ सबमिट नहीं किया है. He has paid 55,212 towards mediclaim insurance by account pay check. परचेज करा है हाउस ऑफ 28 lakhs एंड टेकन अ लोन ऑफ 21 lakh फ्रॉम HDFC. ही इज पेइंग EMI 22,835. पोजीशन रिसीव हुआ था हमको 1 अप्रैल 2020 को. वो खुद ही ऑक्यूपाई कर रहा है. टोटल प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेड फॉर फुल ईयर इज 55,037 एंड 2,18,983 रिस्पेक्टिवली एज पर द इंटरेस्ट सर्टिफिकेट. तो हमको दोनों दिया हुआ है, प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में से इंटरेस्ट कितना दिया है. ठीक है. ही हैज 3 children studying in Sandalwood International School. The following are the components of school fees paid for the academic session. तीनों बच्चों की स्कूल फीस दे रखी है. HDFC यूलिप में इन्वेस्ट करा है, LIC पॉलिसी है वाइफ की, उसमें पैसे दिए हैं. इन्वेस्ट करे हैं 12,500 and 25,000 towards NPS Tier 1 Tier 2 account respectively. He has also donated 50,000 in PM Cares Fund created for COVID pandemic in India. He has invested 40,000 in listed equity shares of Shaktiman Power Solutions on 1st of March at 100 per share and sells 100 shares at 350 per share. STT is paid both at the time of sale and purchase of these shares. ठीक है. उसके साल भर के सारे ट्रांजैक्शंस हमको दिए हुए हैं. उसको सैलरी कितनी मिली है, उसकी हाउस प्रॉपर्टी का क्या पोजीशन है, कैपिटल गेन की इन्फॉर्मेशन दी है आपको कि उसने शेयर्स खरीदे बेचे. इसके अलावा उसने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करा है, LIC, मेडिकल, ट्यूशन फीस एक्सेट्रा, सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी. चलो शुरू करते हैं. What would be the amount of income chargeable under the head salaries in the hands of Mr. Sarthak for the assessment year 21-22? Now सबसे पहली चीज हमको यहाँ पर ये ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला है कि उसने अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट किया है कि वो 115 BAC ऑप्ट कर रहा है. क्योंकि वो 115 BAC ऑप्ट कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में उसे बहुत सारे डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, है ना. अपने को ये ध्यान रखना है. सो 115 BAC का भी जो हमने अलग से एक डिस्कशन लिया था वो भी आप लोग सब जरूर से ध्यान रखें. एग्जामिनेशन में इस बार 115 BAC बहुत रेलेवेंट रहेगा. एकदम ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो, और हमें क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है BAC पे से. तो अगर ऑप्ट नहीं किया है तो उस केस में उसे कोई भी डिडक्शंस, बहुत सारे डिडक्शंस, अलाउंसेस के एग्जेम्पशंस वगैरह उसे नहीं मिलेंगे. तो हमें वो ध्यान रखते हुए कैलकुलेशन करना है. ठीक है, हर क्वेश्चन में. तो चलो शुरू कर लेते हैं हम कि हम उसकी सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले हम लोगों को सैलरी हेड कैलकुलेट करना है. इनकम अंडर द हेड सैलरीज. Let us go through the payslip. जो payslip हमें दी हुई है, payslip में हम लोगों को HRA दिख रहा है, बट HRA का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहली चीज तो हमें रेंट पेड का इन्फॉर्मेशन भी कुछ गिवन नहीं है. अकॉर्डिंगली हमारे पास जो अलाउंसेस हैं उनके डिडक्शंस हमें 115 BAC में मिलेंगे भी नहीं, तो हमें उन सबको इग्नोर करना है. तो सिंपल हम कैलकुलेशन के हिसाब से ये कर सकते हैं कि सबसे पहले जो हमें ग्रॉस अर्निंग दे रखी है, ग्रॉस अर्निंग उनको एज इट इज हम ऐड कर लें. ग्रॉस अर्निंग 1653,210 ये हम ले लें पूरा का पूरा, क्योंकि कोई भी अलाउंसेस में बेनिफिट हमें नहीं है. लेस ऐड
contribution to PF by the employer। तो एम्प्लॉयर का 12% ऑफ कंट्रीब्यूशन एप्लीकेबल होता है, अलाउबल होता है 12% ऑफ सैलरी। तो 12% तक तो ठीक है, इसको टैक्सेबल नहीं रहेगा, उसके ओवर एंड अबव अगर कुछ है तो वो टैक्सेबल रहेगा। तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि 12% ऑफ सैलरी तक कितना आ रहा है और उसके ऊपर अगर कुछ दिया है तो वो हमें हमारी सैलरी में ऐड करना पड़ेगा। तो 12% ऑफ सैलरी, बेसिक, डीए दोनों ऐड करेंगे। डीए में क्लियरली लिखा है फॉर्म्स पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो बेसिक है हमारा 634068 बेसिक सैलरी, 12% ऑफ 634068 प्लस 634068 प्लस 126814 634068 प्लस 126814 into 12% 91306 अलाउबल है। और एक्चुअली कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है 114132, क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों ने सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट किया। तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है 114132 और अलाउबल है 91306। तो जो एक्सेस है 22,826 ये हमारी टैक्सेबिलिटी में ऐड हो जाएगा। तो दिस विल गिव अस द सैलरी। डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम 115 BAC ऑप्ट कर रहे हैं, तो वी कैन नॉट क्लेम एनी डिडक्शन आउट ऑफ दिस इनकम। सो दिस इज आवर टैक्सेबल इनकम एज पर 115 BAC 1653210 प्लस 22826 1676036। ठीक है, अगेन 50,000 वगैरह कुछ भी माइनस नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको डिडक्शंस का, क्योंकि हम BAC ऑप्ट कर रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी 1676036। चलो सेकंड, whether the tax deducted at source by Nobita Private Limited on the salary paid to Mr. Sarthak based on the intimation submitted by him is correct। जो इंटीमेशन हमको हमारे एम्प्लॉय ने सबमिट किया है उसके हिसाब से क्या हमारा टैक्स करेक्ट है, क्या हमने जो टैक्स कैलकुलेट किया है, मतलब जो टैक्स हमने डिडक्ट किया है वो सही है। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि टैक्स डिडक्ट होना कितना चाहिए था, फिर चेक कर लेंगे इन्होंने कितना डिडक्ट किया है। इन्होंने डिडक्ट किया है 232830, है ना। तो हम डिडक्ट करके देख लेते हैं कि टैक्स कितना डिडक्ट होना चाहिए था। अब ना अगेन TDS की केस में अगर हम ध्यान दें तो सैलरी में कोई स्पेसिफिक रेट नहीं होता, एवरेज रेट से टैक्स काटा जाता है, मतलब वही आपका टोटल इनकम पे टैक्स निकाला जाएगा, है ना। 192 के हिसाब से अगर हम बात करें, सेक्शन 192 के हिसाब से बात करें तो आपकी टोटल इनकम पे टैक्स निकाला जाएगा और उसी इनकम पे जो टैक्स आ रहा है उतना टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो आपको अलग से कोई रेट नहीं है, जैसे बाकी सारे सेक्शंस में होता है वैसे सैलरी में कोई रेट नहीं है प्रिस्क्राइब। तो हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर इनकम के ऊपर। कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि हम हमारे केस में 115 BAC ऑप्ट कर रहे हैं, तो हमें डिडक्शंस नहीं अलाउबल रहेंगे जो नॉर्मल केसेस में अलाउड हो जाते हैं। तो हमें डायरेक्ट टैक्स इसी पर कैलकुलेट करना है 1676036 के ऊपर। तो निकाल लेते हैं 1676036 पे टैक्स, और वो भी कौन से केस के हिसाब से, 115 BAC के हिसाब से हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो चलो डिडक्शन शुरू करते हैं, मतलब कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो हमारा रेट, सबसे पहले तो मैं रेट एक बार लिख देती हूँ ताकि आप लोग को रिवाइज भी हो जाएगा। सब में 2.5 लाख का डिफरेंस है, याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है 10 से 12.5 और 12.5 से 15 लाख। परसेंटेज 0 से 2.5 nil, फिर 5, 10, 15, 20, 25 एंड अबव 15 लाख 30%। ठीक है, ये हमारी टैक्स रेट रहेगी। चलिए इस रेट के हिसाब से हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं कितने अमाउंट पर, 1676036 पर। ठीक है, चलिए तो नॉर्मल स्लैब वैसे ही लगानी है जैसे हम नॉर्मल स्लैब्स लगाते हैं, बस 0 से 2.5 तक 0, फिर 5%, फिर 10, फिर 15, फिर 20। तो इसकी इनकम तो 15 के ऊपर तक भी जा रही है, तो प्रॉपर सारे स्लैब्स पे टैक्स लग जाएगा। सो जो टोटल टैक्स हमारा आएगा दैट विल बी 240310.8, 240310.8। इस पे हम ऐड करेंगे सेस
सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। अगेन सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ, रिबेट, ये सब चीजें वैसी की वैसी रहेंगी वेदर यू ऑप्ट फॉर 115 बीएससी और नॉट। बीएससी में इन सब प्रोविजंस में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो 240310.8 का 4% ऐड कर लेते हैं इसमें, 249920 हो जाएगा। टैक्स पेबल इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10, है ना, हमारा जो टैक्स पेबल होता है दैट इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10, तो हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया है। 249920 का टैक्स डिडक्ट होना चाहिए था, जबकि टैक्स डिडक्ट कितना हुआ है एक्चुअली देखें हम अगर तो 232830 का टैक्स डिडक्ट हुआ है। तो देख लेते हैं टैक्स बराबर डिडक्ट नहीं हुआ है ना, तो ऑप्शन देख लेते हैं। Yes, the amount of deduction is correct, नहीं है गलत है। No, the correct amount of tax is 249920, ठीक है, ये हमारा सही आंसर आ गया है। The correct amount of tax deducted at source is 249920। तो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड का डिडक्शन वगैरह कुछ भी क्लेम नहीं कर पाए, इसमें टैक्स हमको पूरे पे निकालना पड़ा क्योंकि हम बीएससी ऑप्ट कर रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट वुड बी द टोटल इनकम मिस्टर राम अज्यूमिंग दैट ही डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 बीएससी। चलो अब ये सॉल्व करके देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये पार्ट, हमें अगेन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। इफ डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 बीएससी, अब अगर ये ऑप्ट नहीं करेगा, डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 बीएससी, तो ये डिडक्शंस क्लेम कर सकता है, अपनी इनकम में से डिडक्शंस वगैरह क्लेम करे जा सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से डिडक्शंस एप्लीकेबल रहेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अब मैं एक एक कॉम्पोनेंट वाइज कैलकुलेशन कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम सैलरी की इनकम निकाल लेते हैं। हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, मतलब हमको पूरे डिडक्शंस के साथ। फॉर्मेट मैं पूरा नहीं बना रही हूँ अभी के लिए क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट अगर यही क्वेश्चन हमको सब्जेक्टिव में आता है तो इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर जो भी XYZ फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी इफ डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 बीएससी, हेड पूरा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम अंडर द हेड सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, जो इनकम्स है हर उस इनकम के ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे और फिर आगे बढ़ोगे। चलिए अब आ जाते हैं, हम एक एक इनकम के हिसाब से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सैलरी स्लिप में से देखते जाते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमको। अलाउंसेस बेसिक डी है, एचआरए वगैरह का डिडक्शन लेने के लिए हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। रेंट कितना पे हुआ है, रेंटेड हाउस है नहीं है, तो इसीलिए हमको पूरा ऐड करना पड़ेगा। अगर होती तो हम एग्जेम्पशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 634068 बेसिक सैलरी दी है। डियरनेस अलाउंस 126814 का डियरनेस अलाउंस है। एचआरए 317040। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इस केस में डिडक्शन नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ हैंडीकैप्ड और उन केसेस में मिलता है, तो यहाँ पर पूरा ऐड हो जाएगा। पर्सनल अलाउंस 509088। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर आप ये क्लेम कर सकते हो, डिडक्शन मतलब एग्जेप्शन क्लेम कर सकते हो। तो निकाल लेते हैं हम। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में हमारा होता है 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, तो 100 रुपीज पर मंथ और 2 बच्चों के लिए मिला है तो दोनों बच्चों का डिडक्शन मिल जाएगा। तो 100 × 12 × 2 2400 का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। टोटल आपको रिसीव हुआ है 12,000 माइनस 2400, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, तो 1200 × 12 × 2 9600 इज टैक्सेबल। चलो नेक्स्ट क्या दिया है देख लेते हैं अपन। मेडिकल अलाउंस और बोनस 15,000 और 20,000, इतना तो ऐड हो ही जाएगा। मेडिकल अलाउंस, बोनस, चलिए अब लास्ट केस में जो हमने कैलकुलेशन करी थी कि पीएफ का जो अमाउंट है, पीएफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, उसका डिडक्शन हमें मिल जाएगा। उसका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो ऐड हो जाएगा 22826, सेम जो अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट करा था। ये चीज, ये प्रोविजन तो ऐसे थे आप 115 बीएससी ऑप्ट करो या नहीं करो, तो ये चीज इधर भी ऐड हो जाएगी। दिस विल गिव अस द ग्रॉस सैलरी, तो हम ऐड कर लेते हैं और ग्रॉस सैलरी निकाल लेते हैं कितनी आ रही है। 634068 प्लस 126814 प्लस 317040
19,200, 50,9088, 9,600, 1,673,636, 1,673,636 आ रही है हमारी ग्रॉस सैलरी, 1,673,636 लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, अंडर सेक्शन 16। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर सकते हैं हम 50,000 का। इसके बाद हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस तो नहीं मिलेगा यहाँ पर क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं। आ जाता है हमारा सीधे प्रोफेशनल टैक्स, क्वेश्चन में गिवन है प्रोफेशनल टैक्स पे हुआ है 2400 का, तो आ जाएगी हमारी नेट सैलरी। चलो ऐड कर लेते हैं 1,673,636, 1,673,636 माइनस 50,000 और 2,400, 1,621,236 ये आ गई हमारी टैक्सेबल सैलरी, नेट सैलरी जिसको आप कह सकते हो कि इनकम चार्जेबल अंडर द नेट सैलरी 1,621,236। अब आ जाते हैं आगे के हेड्स पर। अब क्योंकि ये 115 PAC ऑप्ट नहीं कर रहा है तो नॉर्मल हमारे रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से कैलकुलेशन होगी, मतलब हाउस प्रॉपर्टी में हम रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड का जो इंटरेस्ट है वो हम क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो ATC वगैरह के डिडक्शंस है वो सारे भी हमको क्लेम करने को मिल जाएंगे। तो अब आ जाते हैं हम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। क्वेश्चन में आपको गिवन है इंटरेस्ट कंपोनेंट, लेकिन क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि ही हिमसेल्फ इज ऑक्यूपाइंग द हाउस। तो क्योंकि वो हिमसेल्फ ऑक्यूपाई कर रहा है तो सीधे हमारा सिर्फ क्या आएगा, डिडक्शंस आएंगे, GAV वगैरह तो मिल रहेगी पूरी। और क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन सिर्फ अप टू 2 lakhs ही मिलेगा। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B विल बी मैक्सिमम अप टू 2 lakhs। ये आपका ऑर्डर में चलने देना है आपको, है ना। तो नेट इनकम हमारी सैलरी हेड में है हाउस प्रॉपर्टी में कितनी आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी 2 लाख। चलो अब तीसरा हेड कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पर, कैपिटल गेन। कैपिटल कि हमने लिस्टेड कंपनी के शेयर्स इन्वेस्ट करे थे। 10th पॉइंट देखो, ही हैज इन्वेस्टेड 40,000 इन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ शक्तिमान ऑन 1st of March एंड सेल्स एट द रेट 350 ऑन 1st of November। तो 1st of March और 1st of November को बेचा है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे सीधे सीधे हमारा कितना आ रहा है। और 112A वाला चीज नहीं आएगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गेन में नहीं जा रहा है, शॉर्ट टर्म में जा रहा है। तो 1st of March से लेके 1st of November मतलब कितने महीने हुए हमारे, लेस देन 12 मंथ से लिस्टेड सिक्योरिटीज, तो शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर, कितना आ रहा है 40,000 इक्विटी शेयर्स ₹40,000 एट द रेट 200। मतलब हमने कितने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, 40,000 अपॉन 200। तो आ जाएगा कि हमने कितने शेयर्स खरीदे थे, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज आ जाएंगे। 200 शेयर्स खरीदे थे, 200 शेयर्स में से हमने 100 शेयर्स को सेल कर दिया है। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं गेन का। 100 शेयर्स आर सोल्ड एट 350 माइनस 200 इंटू 100। तो हमारा टैक्सेबल इनकम आ जाएगा 350 माइनस 200 इंटू 100 दैट इज 15,000। तो हमारा कैपिटल गेन में जो टैक्सेबल इनकम है वो आ गई 15,000। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लेते हैं अपन तीनों के हिसाब से, नेट मतलब तीनों हेड्स के हिसाब से कि ग्रॉस टोटल इनकम हमारी कितनी आ रही है। चलो 1,621,236 प्लस माइनस 2 लाख प्लस 15,000 1,436,236 1,436,236 ये आ गई हमारी ग्रॉस टोटल इनकम ना। अब हमें निकालना है टोटल इनकम, तो इसमें से क्या माइनस करेंगे हम, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। तो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो ATC ATD सारे सेक्शंस में कितना कितना आएगा। तो लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ATC PF में इन्वेस्ट करा है हमने, PF में इन्वेस्ट करा है 114,132 क्वेश्चन में गिवन है। तो इम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसका हमको डिडक्शन मिल जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में प्रिंसिपल रीपेमेंट दिया है हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो प्रिंसिपल रीपेमेंट अपॉन हाउस प्रॉपर्टी वो हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो कितना है देख लेते हैं हम, 55,037। चलो नेक्स्ट हमारे पास और भी इंफॉर्मेशन है
हमारी ट्यूशन फीस है जो हमने पे करी है वो, प्लस उसके साथ साथ हमको HDFC यूलिप में भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है, LIC पॉलिसी में भी हमने पेमेंट किया हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम देखें तो हमारा 114,132 प्लस 55037 यहीं पे हमारा 150 क्रॉस हो जाता है। तो बाकी की चीजें हम ऐड नहीं भी करें, मतलब यहाँ पर हमारे जो और भी डिडक्शन है, ट्यूशन फीस का डिडक्शन हमको मिल जाएगा। देन यूलिप में जो हमने इन्वेस्ट किया है, नॉर्मली यूलिप वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है, इसके अलावा हमने जो वाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी पे करी है, ये सारी चीजें ATC के लिए एलिजिबल है। लेकिन फिर भी हमारा मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन डिडक्शन जो रहेगा वो 150 पे आके रुक जाएगा। तो सीधे 150 लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है तो हमें प्रॉपर एक एक चीज लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमारे सब्जेक्टिव पोर्शन में आ जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आने के चांसेस होते हैं, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। इसके बाद 80D पे आ जाते हैं। तो 80D आपको कितने का मिलेगा वो देखना रहेगा। तो यहाँ पर 80D में आपने क्या क्या पेमेंट करा हुआ है, $55,212 towards medical policy of his parents जो कि सीनियर सिटीजन है। तो 50,000 will be the maximum deduction that will be allowable। तो 50,000 ले लेते हैं इधर हमारा, क्योंकि सीनियर सिटीजन का केस आ रहा है। इसके अलावा हमारा हम 80CCD 1B में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। NPS टीयर 1 में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, CCD 1 और CCD 1B। लेकिन 1 हम अगर लेंगे तो देन इट विल बी मैक्सिमम अप टू 1,50,000 पे आके रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, है ना। तो 1B में लेके हम यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं एडिशनल 50,000 तक का। तो टीयर 1 में हमने इन्वेस्ट किया है 12,500, उसका डिडक्शन मैं यहाँ क्लेम कर सकती हूँ। और इसके अलावा हमने डोनेशन किया है PM केयर्स फंड में, तो वो भी 100% के लिए एलिजिबल है। इस बार से एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। तो कितना डोनेशन किया है हमने देख लेते हैं, 50,000। तो 50,000 का डिडक्शन हमको यहाँ पर अलाउबल रहेगा। तो टोटल हमको कितना डिडक्शन मिल जाएगा देख लेते हैं अपन। 1.5 लाख, 1.5 लाख और 50, 2 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख प्लस 12,500। तो हमारा टोटल डिडक्शन हो जाता है 262,500। 262,500 को मैं अपनी GTI में से माइनस कर लूंगी। ये हमारी GTI थी 1,436,236 माइनस लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A 262,500। तो ये आ जाता है हमारा टोटल इनकम 1,436,236 माइनस 262,500। 1,436,236 11,73,736। तो हमारा आंसर आ रहा है A, दैट इज 11,73,736। नोट डाउन कर लीजिए आप प्रॉपर्ली अपने पास। ऑब्जेक्टिव्स में स्पेसिफिकली सॉल्यूशंस आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि आप कभी एग्जाम के पहले भी जब भी आप देखेंगे तो आपको एक पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन रहेगा। तो इनकेस आप कहीं पर कंफ्यूज भी हो जाते हैं तो आपके पास डिटेल में वर्किंग रहेगी, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लास्ट पॉइंट पर, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन पर। व्हाट विल बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सार्थक इफ ही डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 BSc। अगर ऑप्ट नहीं करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी किस पे कैलकुलेट करी जाएगी, 11,73,736 पर, और हमारी नॉर्मल प्रोविजन से कैलकुलेट करी जाएगी। बस हमको ध्यान रखना है इसमें कोई स्पेशल रेट टैक्सेशन तो नहीं लग रहा है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। तो हमारा टैक्स कैलकुलेशन 11,73,736 पर, यहाँ पर हमारी एक स्पेशल रेट इनकम है, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। क्यों है ये स्पेशल टैक्सेशन, क्योंकि STT पेड शॉर्ट टर्म है, ठीक है, लॉन्ग टर्म नहीं है। 112A का केस नहीं है। क्यों नहीं है 112A का केस, क्योंकि लॉन्ग टर्म नहीं है, है ना। तो हमारा शॉर्ट टर्म स्पेशल रेट टैक्सेशन में आ रहा है। तो दो केसेस हो जाते हैं हमारे। हमने हमेशा ये चीज पढ़ी है कि जितनी भी टोटल इनकम है उसको दो पार्ट्स में सेग्रीगेट करना है आपको। जो आपकी रेगुलर इनकम है उसको स्लैब रेट से कैलकुलेट करो, जो आपकी स्पेशल रेट इनकम है उस पर स्पेशल रेट लगाओ। तो यहाँ पर हमारी 15,000 स्पेशल रेट इनकम है, जिसको 15% से टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 111A के हिसाब से। और बाकी जो बचती है 11,73,736 में से 15,000 माइनस करते हैं 11,58,736। 11,58,736 पर हम हमारे स्लैब्स के हिसाब से लगा देते हैं। तो निकाल लेते हैं, चलो टैक्स कितना आएगा। 15,000 का 15% 22,50 और इस पे कैलकुलेट करते हैं तो 10 लाख। तो सीधे सीधे 11,58,736। एज दी हुई है हमें क्वेश्चन पे 38, तो सीनियर सिटीजन का स्लैब नहीं लगेगा। माइनस 10 लाख,
उसको मैंने शॉर्ट तरीके से कैलकुलेट कर लिया है 160,120.8 160,120.8 दोनों को टोटल कर लेते हैं। सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी नहीं आ रही है तो सीधे सेस जोड़ देंगे 162,370.8 प्लस 4% का सेस। तो सेस जोड़ने के बाद हमारा टैक्स आ जाता है 168870। हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 168870 आफ्टर राउंडिंग ऑफ। तो हमारा आंसर आ रहा है बी 168870। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अज्यूमिंग फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन ओनली दैट नो कंट्रीब्यूशन इज मेड by Mr. Sarthak and his employer towards provident fund, what amount of deduction is available under Mr. Sarthak under chapter 6A if he does not opt for government by BAC? ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर उसने ऑप्ट नहीं किया तो हमारा डिडक्शन कितना रहेगा, हम कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सो लेट अस कैलकुलेट अंडर चैप्टर 6A। ये वर्किंग में चेंज नहीं कर रही हूँ, इसी को देख के हम कर लेंगे क्योंकि जो भी चेंज आएगा वो सिर्फ 80C में आएगा पीएफ कंट्रीब्यूशन के कारण, बाकी चीजें तो सेम रहेंगी 80D और ये सब कुछ। तो हमको पूरा चैप्टर 6 से डिडक्शन कैलकुलेट करना है, तो हम क्वेश्चन 5 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं 80C का और बाकी चीजें तो सेम रहेंगी, तो वो देख लेते हैं, है ना। तो क्या क्या आएगा हमारा 80C में चेंज होगा, क्या चीज चेंज हो जाएगी कि हम ये क्लेम नहीं कर पाएंगे, मतलब हमारा पीएफ का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अपार्ट फ्रॉम पीएफ क्या क्या चीजें अवेलेबल थी वो देख लेते हैं अपन यहाँ पर। तो अपार्ट फ्रॉम पीएफ था हमारे पास LIC अपना हाउसिंग लोन रीपेमेंट था 55,037 का, प्लस इसके अलावा हमने ट्यूशन फीस पे करी है। ट्यूशन फीस में हम सिर्फ ट्यूशन फीस का कंपोनेंट क्लेम करेंगे, मतलब जो स्कूल फीस हम लोगों को दे रखी है उसमें से हम सिर्फ ट्यूशन फीस का कंपोनेंट क्लेम कर सकते हैं। सो वी कैन क्लेम ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन, है ना, ये भी चीज हमें ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो हम क्लेम कर लेते हैं किस किस का, 37 और 40 वाले का, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3, ताकि हमें ज्यादा डिडक्शन मिल जाए। तो 37 प्लस 40। इसके अलावा क्या क्या और पेमेंट हुआ है, LIC पॉलिसी पे करी है वाइफ की, वो आ जाएगा यहाँ पर 10,000 का, और 5,000 यूलिप का हमारा आ जाएगा। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल अमाउंट कितना आएगा। 10,000 हमारी वाइफ की जो पॉलिसी पे करी है उसने एंड 5,000, सो टोटल लगा देते हैं 80C का डिडक्शन कितना आ रहा है। देखते हैं अगर 1.5 लाख से ऊपर चला जाएगा तो 1.5 लाख के आगे रोक देंगे, नहीं तो जितना अमाउंट है प्लस 15,000, टोटल अमाउंट आ रहा है 147,037। 1.5 लाख के अंदर है 147,037। रेस्ट पूरा का पूरा एज इट इज क्लेम कर सकते हो जैसा हमने पहले किया हुआ है कैलकुलेशन। तो प्लस 50, 12,500, 1B में ही ले इसको, C में नहीं भी शिफ्ट करें तो भी कोई, मतलब CCD 1 में नहीं भी शिफ्ट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल लगा के देख लेते हैं, बचा हुआ 1 लाख प्लस 12,500, 259,537। 259,537 इज द डिडक्शन एलिजिबल अंडर चैप्टर 6A अगर ये पीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं करता है तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है। ऑप्शन नंबर आ रहा है यहाँ पर B 259,537। क्लियर है सबको। तो ये आप लोग सब अपनी तरफ से भी सॉल्व करके देखें। हमने सारे फर्स्ट केस सिनेरियो पूरा कंप्लीट कर लिया है। दोनों चीजें थी, 1/1 BAC ऑप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली कब क्या डिडक्शंस मिलेंगे कब क्या डिडक्शंस नहीं मिलेंगे वो जरूर से सब लोग ध्यान रखें। BAC के ऊपर भी मैंने अलग से डिस्कशन किया हुआ है, तो आप चाहो तो वो भी चीज रेफर कर सकते हो फॉर रिविजन शॉर्ट में अगर आपको देखना है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, कहीं पर भी डाउट है तो अपन डिस्कस कर लेंगे। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। पहले रीड कर लेंगे। अब हमारे इंडिविजुअल क्वेश्चन से हमारे केस सिनेरियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर आके। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। मिस्टर तेजस एन इंडियन सिटीजन left India permanently with his wife and 2 children for extending his business in Canada for 2015. From Canada, he is managing his retail business of toys in India. For the purpose of his Indian business, he visits India every year from September to January. His business income is 23.50 lakhs and 18 lakhs from retail trade business in Canada and in India respectively for 2021. He has no other income. Determine his residential status and his income taxable for the assessment year 21-22. ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो उसका स्टे कैलकुलेट करते हैं, फिर समझेंगे कि एक्सेप्शनल कंडीशंस लग रही हैं नहीं लग रही हैं।
अगेन इंडिविजुअल का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है उसमें भी अभी बहुत मेजर अमेंडमेंट्स आए हैं हमारे असेसमेंट ईयर 21-22 में, तो अगेन देयर इज अ चांस की क्वेश्चन हमारे लिए बनेगा, उसके ऊपर भी मैंने अलग से डिस्कशन लिया हुआ है। अगेन आप लोगों को अगर वो भी आप रेफर करना चाहें तो कर सकते हैं। सो पूरा हमने डिस्कशन किया था कि सिर्फ इंडिविजुअल्स के ऊपर डिस्कशन था कि ओवरऑल जब आप किसी भी रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हो इंडिविजुअल का तो आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मैं दोनों ही चीज़ों की लिंक्स भी शेयर कर दूंगी अभी इसी वीडियो के साथ, मतलब 115 PAC की भी एंड रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की भी, तो आप देख ही सकते हैं। हमारे RTP में दोनों के ऊपर क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। लेफ्ट इंडिया परमानेंटली 2015 में छोड़ दिया है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो निकाल लेते हैं प्रीवियस ईयर 2021 का स्टे कितना आ रहा है, वहां से हमारी शुरुआत होगी कि 182 है तो क्या, नहीं है तो क्या। तो जब तक हम ये नहीं कैलकुलेट करते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम प्रीवियस ईयर 2021 में कब से कब तक आए होंगे, सितंबर से लेके जनवरी तक, है ना। कैलकुलेट करते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो हमारा स्टे आ रहा है प्रीवियस ईयर 2021 में 153 डेज। अब 153 डेज मतलब 182 तो हो नहीं रहे, 182 हो नहीं रहे। इंडियन सिटीजन लेफ्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस पर्पसेस, तो हम 63-65 वाली चेक नहीं करेंगे, हमको चेक करना है नया वाला कंडीशन जो हमारा एडिशनल है, मतलब जो अमेंडमेंट है, दैट इज 120 डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 और मोर इन द पास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स। तो पिछले सालों में, पिछले 4 सालों में क्या हमने 365 से ज्यादा हम रहे हैं, तो हाँ रहे हैं। कैसे देख सकते हैं अपन कि ये 2015 में गया, मतलब 16, 17, 18, 19 हर साल वहां तब से लेके आज तक ये 153 डेज तो आ ही रहा है ना। तो 1 सितंबर से लेके 31 जनवरी तो ये हर साल आया, तो और आपका 365 डेज से तो ज्यादा का स्टे हो ही जाता है। मतलब अगर मैं बाकी को कंसिडर नहीं भी करूं, सिर्फ हम ये 153 डेज को ही अगर लेके चलें 4 साल में, बाकी स्टे को भूल जाए तो भी हमारा आराम से 365 डेज से तो ज्यादा ही हो रहा है। तो इसीलिए हम एक चीज तो कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा पास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज से ज्यादा का स्टे हुआ है। पास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स, पास्ट मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, तो कौन से हो जाते हैं हमारे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, 1920, 1819, 1718, 1617, है ना। तो लेट अस अज्यूम कि और तब कोई किसी भी चीज के लिए इंडिया नहीं आया, तो भी 153 के हिसाब से तो इसके मोर देन 365 हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करी, क्या कि इस साल मतलब प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 120 डेज और मोर एंड कंडीशन है यहाँ पर पास्ट 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर, तो हम रह चुके हैं। लेकिन उस केस में डीम्ड RNOR का जो कंडीशन है हमारा, जो नया एडिशन हुआ है, डीम्ड RNOR के लिए और एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। तो 4 पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, कौन से। सबसे पहला, ही इज एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट फॉर इंडिया, तो वो कंडीशन हो रही है। दूसरा, 120 डेज हो रहा है, 365 डेज हो रहा है। इसके अलावा हमारी जो लास्ट कंडीशन होती है वो ये है कि इनकम जो है उसकी, जो इंडिया से अप्रूव हो रही है, दैट इज मोर देन 15 लाख। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि इंडिया में जो उसका बिजनेस है वहां से उसकी इनकम कितनी हो रही है, 18 लाख हो रही है। तो अगेन उसकी इनकम जो है इंडिया से वो भी 15 लाख से ज्यादा है, तो यहाँ पर इसको डीम्ड RNOR मान लिया जाएगा, ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो क्योंकि उसकी डीम्ड RNOR की कंडीशन फुलफिल हो रही है, ही विल बी डीम्ड टू बी RNOR। और जो RNOR होते हैं उनकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, रेसिडेंट इज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की जो इनकम इंडिया में अक्रू हो रही है, जो इंडिया में अक्रू और डीम्ड टू बी अक्रूड, रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, एंड इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया इफ इट इज फ्रॉम अ बिजनेस कनेक्शन, इफ इट इज द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। ये 3 चीजें हमारी टैक्सेबल होती हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी इनकम यहाँ पर टैक्सेबल होंगी इस केस में, मिस्टर तेजस के केस में। तो रेसिडेंशियल स्टेटस तो हमने निकाल लिया है, लेकिन यहाँ पर जो कनाडा के बिजनेस की इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होगी, वो इंडिया के बाहर अप्रूव हो रही है, उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है इंडिया से, तो वो इनकम तो बाहर ही रहेगी। 23.5 लाख पर उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, पर 18 लाख जो इंडिया के बिजनेस का है वो इंडिया में अप्रूव हो रहा है, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो रेसिडेंशियल स्टेटस विल बी डीम्ड RNOR एंड टैक्सेबल इनकम इन इंडिया विल बी 18 लाख। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा मैच हो रहा है। ए ऑप्शन में बोला है दोनों टैक्सेबल होगा एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। सी, RNOR एंड 18 लाख फ्रॉम इंडियन रिटेल बिजनेस विल ओनली बी टैक्सेबल। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, Dr. Sargun maintained 2 bank accounts, one current account in Canara Bank for her profession and a saving bank account with State Bank of India. Following are the details of a withdrawal from these accounts for the previous year.
She furnished her return of income for assessment year 2021, 1920 on or before the time limit. However, for the assessment year 18, 19 and 17, 18 she has furnished her income, but it has been furnished belatedly. Is any tax deductible under section 194N for the withdrawals made by Dr. Sargun? If yes, at what rate and what amount? Again, यहाँ पर इस प्रोविजन में भी हमारे पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में ही चेंजेस आए हैं. क्या क्या चेंज आए हैं हमारे असेसमेंट ईयर में? हाँ, हमारे लिए जो रेलेवेंट है वो जो रेगुलर प्रोविजन था, जो लास्ट ईयर ये सेक्शन इंट्रोड्यूस ही लास्ट ईयर हुआ था, तो वो तो रहेगा ही कि अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉल करते हो तो 2% से आपको टैक्स डिडक्ट आपके ऊपर किया जाएगा. इसी के साथ साथ अगर आपने पिछले 3 साल के रिटर्न्स फर्निश नहीं करे हैं सपोज किसी पर्सन ने, तो फिर 20 लाख के ऊपर से विड्रॉल पर ही आपको टैक्स डिडक्शन की प्रोविजंस हैं, है ना. वो हमने ऑलरेडी टीडीएस के साथ पूरा सेक्शन प्रॉपर्ली डिस्कस किया हुआ है. तो यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे ऊपर सिर्फ 5% वाला 2% वाला जो मेन प्रोविजन है वही अप्लाई होगा, या फिर रिटर्न फाइलिंग वाली कंडीशन भी अप्लाई हो जाएगी, और क्या हमारा 20 लाख की टैक्स डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा. तो देख लेते हैं. पिछले 2 सालों के रिटर्न तो उसने भरे हैं टाइम से, सिर्फ 1 साल का रिटर्न पीरियड भरा है. प्रोविजन बोलता है रिटर्न इज नॉट फर्निश्ड विद इन द ड्यू डेट फॉर ऑल द 3 इयर्स. पिछले 3 सालों के लिए अगर हमने ड्यू डेट के अंदर रिटर्न नहीं भरा है तो हमारे ऊपर वो 20 लाख वाला प्रोविजन अप्लाई होगा. यहाँ पर ऐसा कंडीशन नहीं हो रहा है, उसने 2 साल के रिटर्न टाइमली भरे हैं, तो उस केस में नहीं फॉलो हो रहे होगा. सो सिंपल जो अभी तक प्रोविजन था, अमेंडमेंट से पहले जो प्रोविजन था, मतलब 1 करोड़ के ऊपर के विड्रॉल पर 2% से क्या काटा जाएगा, टैक्स. तो हम देख लेते हैं हमने विड्रॉल कितना किया है टोटल. चलिए, सो नाउ कैनरा बैंक से हमारा टोटल आ रहा है 1,20,20,000. एसबीआई से कोई डिडक्शन नहीं होगा, टैक्स डिडक्शन नहीं होगा. यहाँ पर हमारा टैक्स डिडक्शन होगा किस पर? अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़, मतलब 20,20,000 के ऊपर 2% से कैनरा बैंक में क्या काटा जाएगा, आपका टैक्स डिडक्ट किया जाएगा. तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है. डिडक्टेबल एट सोर्स एट 5%, नहीं. डिडक्टेबल एट सोर्स एट 5% एंड नो टैक्स, नहीं. डिडक्टेबल एट सोर्स ऑन 2% कैनरा एंड नो टैक्सेस, यस. टीडीएस डिडक्टेबल एट 75% एंड 2.5 कैनरा बैंक, नहीं. ठीक है. सो हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टीडीएस इज डिडक्टेबल एट सोर्स ऑन 20,20,000 एट द रेट 22% बाय कैनरा एंड नो टैक्स डिडक्टेबल बाय एसबीआई. ये हमारा ऑप्शन रहेगा सही, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. एसबीआई के केस में टैक्स डिडक्शन की लायबिलिटी नहीं आएगी. और वो रिटर्न वाला प्रोविजन क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है वो भी हमने समझ लिया, क्योंकि उसमें हमें 3 साल देखने, ऑल 3 इयर्स देखने. यहाँ पे 3 में से 2 साल का बनाया हुआ है, तो वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. अब आ जाते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो पहले हम वो कंप्लीट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है ना. चलो क्वेश्चन नंबर 8. मिस रिमझिम, an interior decorator, has professional receipts of 25,60,000 for the previous year BCTs, age 32 years. She also earned 125 as dividend, 465 interest income on FDs. She incurred expenses. अब जैसे ये expenses आपको एज दी रहती है ना, ये एज का बहुत छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ता है. जैसे इसमें तो इन्होंने 32 इयर्स बोल दिया है. सपोज ये पूरी इनकम कैलकुलेशन का क्वेश्चन होता है या टोटल इनकम कैलकुलेशन का क्वेश्चन होता, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट इनकम ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट. अगर ये सीनियर सिटीजन है तो इसको टीटीबी का डिडक्शन मिल सकता है. गेटिंग द पॉइंट. तो जो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, मैं हर बार हर केस में हर क्लास में ये चीज बताती हूँ, हर समय क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये चीज बताती हूँ. टैक्स में बहुत माइन्यूट हमको ध्यान रखना है कि कौन सी एग्जाम्पल, कौन सी चीज हमको क्यों दी है. तो एज 32 इयर्स, अगर ये एज 62 दिया हुआ होता तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ता कि अच्छा एफडी पे डिपॉजिट है तो डिडक्शन मिलेगा. सेविंग बैंक इंटरेस्ट अगर लिखा है डिडक्शन मिलेगा टीटीए का. ये चीजें हमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखनी है. ठीक है. ये चीजें बहुत बार क्लियरली बोली हुई नहीं रहती है क्वेश्चंस में. She incurred expenses of 13 lakh for her profession and 30,000 in interest on loan for making investment in shares in which she received dividend. ठीक है. What will be her total income for assessment year 2021-22, assuming that she wishes to make maximum tax savings without getting her books of accounts audited. उसे books of accounts audit करवाने का कोई वो नहीं है, वो books of accounts audit नहीं करवाना चाहती है. इस केस में आपको बताना है कि वो किस तरीके से अपनी इनकम पे टैक्स ऑफर करे ताकि उसका
कम से कम टैक्सेबिलिटी आए। तो अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि इसकी प्रोफेशनल इनकम कितनी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोफेशनल रिसिप्ट्स है 25,60,000। तो 50 लाख के अंदर है तो हम प्रेजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर प्रेजम्पटिव टैक्सेशन हम ऑप्ट करते हैं तो हमको एटलीस्ट 50% शो करना पड़ेगा, ताकि हमें ऑडिट नहीं कराना पड़े, है ना। तो लेट अस अज्यूम कि हम 44 ADA के हिसाब से जाना चाह रहे हैं, ताकि हमें बुक्स भी मेंटेन नहीं करनी पड़े, ऑडिट भी नहीं कराना पड़े। तो प्रोफेशनल रिसिप्ट्स को कम से कम 12,80,000 की ऑफर करनी पड़ेगी। ये आ जाएगा पीजीबीपी में, ये इनकम आ जाएगी इसकी पीजीबीपी में। अब आ जाते हैं अदर सोर्सेज में। अदर सोर्सेज में इनकम कितनी टैक्सेबल रहेगी। तो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज कितना है इसका 125 इसने डिविडेंड इनकम अर्न करा है, 465 इसने फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट अर्न करा है, और आपको दिया हुआ है कि 30,000 का इसने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, जो लोन लेकर इसने पैसा अपना इन्वेस्ट किया है वो वाला अमाउंट। अब यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है, अगेन दिस इज एन अमेंडमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉइंट्स। सारे ही ऑब्जेक्टिव्स में कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो चेंजेस हुए। जैसे आप लाइन से देखो, अगर फर्स्ट क्वेश्चन पूरा ही अमेंडमेंट पे था, बीएससी ये जो है RNOR डीम्ड RNOR चेंज, अगेन अमेंडमेंट। TDS उन्होंने 194N का क्वेश्चन लिया है, अगेन देयर इज अ चेंज, इसलिए जानबूझ करके वो क्वेश्चन में रिटर्न के पॉइंट्स डाले गए हैं। यहाँ पर वापस अमेंडमेंट है, डिविडेंड इनकम इस साल से टैक्सेबल हो गई है, DDT अबॉलिश हो चुका है असेसमेंट 21-22 से, और क्योंकि डिविडेंड इनकम टैक्सेबल है तो आप डिविडेंड इनकम की अगेंस्ट रिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 57 अंडर द अदर सोर्सेज, बट ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ सच इनकम। तो 125 का सिर्फ कितना परसेंट क्लेम किया जा सकता है, 20% क्लेम किया जा सकता है, दैट इज 25,000। तो आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर 30,000 है, पर आप उतना पूरा क्लेम नहीं कर सकते हो। तो 125 प्लस 465 माइनस 25,000 हम करते हैं तो आता है 5,65,000। अच्छा, अब इसमें निकालना क्या है अपने को, टोटल इनकम, ठीक है 565। तो चलो प्लस कर लेते हैं अब इनको, और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास, तो हम डिडक्शन वगैरह माइनस नहीं कर रहे हैं। 1,12,80,000 प्लस 565। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन में अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, सपोज अगर इस क्वेश्चन में दिया होता कि शी इज सीनियर सिटीजन, मतलब लिखा नहीं होता, एज 62 लिखा होता, तो यहाँ पर तुम TTB का डिडक्शन क्लेम कर सकते थे। एंड मोस्ट ऑफ द केस में देयर इज अ चांस कि बच्चा ये चीज भूल जाएगा, है ना। आप चाहो तो वहां लिख सकते हो वन मोर वेरिएशन, ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर, ए। आप चाहो तो वहां लिख सकते हो वेरिएशन कि इफ द एज इज 62 तो आपको डिडक्शन क्लेम करना है ना। ऐसी एडिशनल चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मिस्टर अर्पण, एज 35 ईयर्स, सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। सैलरी की इनकम दी है, लेट आउट प्रॉपर्टी से लॉस हुआ है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का, बिजनेस लॉस है, बैंक एफडी पे इंटरेस्ट मिला है, कंप्यूटर टोटल इनकम फॉर असेसमेंट 2022 एंड द अमाउंट ऑफ लॉस दैट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मेट, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है ऊपर स्टार्टिंग में, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर सो एंड सो फॉर द असेसमेंट ईयर सो एंड सो, और फिर शुरू करना है। यहाँ पर हमको इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड, मतलब हम लेकर चल रहे हैं कि इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी माइनस हो चुका है। अब हमारा इनकम दिख रही है हमको, लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी 2,20,000, तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, बट मैक्सिमम अप टू 2 लाख। हाउस प्रॉपर्टी का इंटर हेड सेट ऑफ इज अलाउड ओनली अप टू 2 लाख। तो नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 2 लाख एंड बैलेंस ऑफ 20,000, बैलेंस 20,000 विल बी कैरी फॉरवर्ड। बैलेंस 20,000 आप क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे नेक्स्ट ईयर। जो पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 230, उसका भी कुछ नहीं हो सकता। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, और इस साल हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी इनकम नहीं है ना, तो हम ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। बिजनेस लॉस है 1 लाख का, करंट ईयर का ही है, और बैंक एफडी पे इंटरेस्ट मिला है 80,000, इन दोनों को आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो हमारा 80,000 का इनकम है और बिजनेस लॉस हो रहा है 1 लाख का बिजनेस लॉस, इसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर देती हूँ, 80,000 तक एडजस्ट हो जाएगा, तो इनकम हो जाएगी 0। बिजनेस लॉस सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, तो बचा हुआ 20,000 का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो कैरी फॉरवर्ड क्या क्या हुआ देखो, हमारा एक तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 20,000, बिजनेस लॉस 20,000
और जो पिछले साल का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो फिर अगले साल पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि इस साल वो सेट ऑफ नहीं हो पाया। तो 2.5 लाख का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है हमारे यहाँ पर। और बिजनेस लॉस 20,000। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए टोटल इनकम 2 लाख, टोटल इनकम 2 लाख, लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 2.5 लाख एंड बिजनेस लॉस ऑफ 20,000 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। चलो अब आ जाते हैं 10th पर। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर विकास ट्रांसफर्ड 600 अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड to ABC Private Limited on 15th December for 3,50,000 when the market price was 5,15,000. Indexed cost of acquisition of these shares was 425. Determine the income chargeable in the hands of Mr. Vikas and ABC Private Limited. चलिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अनयूजुअल क्वेश्चन है। अगेन ये प्रोविजन बहुत बार हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं, बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए हम लोग कभी कभी पढ़ते भी नहीं है। मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ बिल्कुल ये चीज नहीं करनी है, सिलेक्टिव स्टडी तो टैक्स में करनी ही नहीं है। अभी हमारे पास टाइम है, एडिशनल टाइम हम लोग को मिल गया है, तो बिल्कुल आप इस एडिशनल टाइम का पूरा यूज करो। और जो चीजें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें छूट गई थी तो प्रॉपरली शेड्यूलिंग करके वो चीजें आप अपने शेड्यूल पे इन्वॉल्व करो, क्योंकि ऐसे सेक्शंस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या करना है। तो यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है आपका 50C A। नॉर्मली बच्चे 50C बहुत पढ़ लेते हैं सब, क्योंकि उसपे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे मॉड्यूल में हैं, बहुत सारी जगहों पे पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सेक्शंस जिसपे नॉर्मली मॉड्यूल में नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, वो सेक्शन हम थोड़ा सा कभी कभी ओवरलुक कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। चलो, मिस्टर विकास ने ट्रांसफर करे हैं शेयर्स ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड टू ABC प्राइवेट लिमिटेड। शेयर्स थे XYZ के, ABC को बेचे गए हैं व्हेन द मार्केट प्राइस वाज 5,15,000। द इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज, ठीक है। तो मिस्टर विकास के हाथ में टैक्सेबिलिटी निकाल लेते हैं सबसे पहले तो, कि मिस्टर विकास के हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी आएगी, फिर अपन ABC के हाथ में चलते हैं। तो इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर विकास, मिस्टर विकास ने बेचा है, और 50C ये बोलता है कि अगर अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो उनकी फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर अगर बेचा है, प्रोविजन वैसे ही है 50C जैसा ही है कि सेल कंसिडरेशन अगर उससे कम है तो फेयर मार्केट वैल्यू को सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। तो सेल कंसिडरेशन किसको माना जाएगा इस केस में? 5 लाख जो फिगर दिया है आपको, 5,15,000 विल बी द डीम्ड सेल कंसिडरेशन। फेयर मार्केट वैल्यू को माना जाएगा क्योंकि कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको दे रखा है डायरेक्टली क्वेश्चन में, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी दी है? 4,25,000। इसको हम माइनस कर देते हैं, तो दिस विल बी टैक्सेबल in the hands of Mr. Vikas. 5,15,000 minus 425,000, 90,000 is taxable in the hands of Mr. Vikas in the head capital gain। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा ये in the hands of Mr. Vikas। इसके बाद आ जाते हैं हम किसके हाथ में आएंगे अब हम, बेचा किसको है? एंड ABC लिमिटेड। तो विकास ने ट्रांसफर किया है ABC लिमिटेड को। अब ABC लिमिटेड को देखो क्या हुआ, ABC लिमिटेड को क्या नाम है दूसरी कंपनी का, सॉरी ABC प्राइवेट लिमिटेड है। ABC प्राइवेट लिमिटेड को XYZ प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स सस्ते में मिल गए। XYZ प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स जिनकी वैल्यू थी 515, वो उसको 350 में मिल गए। तो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा आपका अदर सोर्सेस, दैट इज गिफ्ट प्रोविजंस, कि कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है और उसके ऊपर आपको कम पैसे में मिल गए। मतलब अगर अब आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो कंपनी ने खरीदा है, कंपनी को शेयर्स कितने में मिले? कंपनी को शेयर्स मिल गए 3.5 लाख में, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 5,15,000। तो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्योंकि 50,000 से ज्यादा का आ रहा है, तो ये हमारे केस में मतलब कंपनी के केस में अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। तो डिफरेंस निकालेंगे हम फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन का, क्योंकि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का केस है। तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है property received for inadequate consideration, mobile property received for inadequate consideration। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये इमोबाइल प्रॉपर्टी नहीं, इससे 10% और 50,000 वाला कंपैरिजन आप नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली कंपैरिजन होगा फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन का। अगर वो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है तो आपका हाथ में टैक्सेबिलिटी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ये सीधा हिसाब है। यहाँ पे आपको 10% वाली चीज निकालने की जरूरत नहीं है। 165
एज द डिफरेंस इज मोर देन 50,000 इट विल बी टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज। तो क्या हो जाएगा, मिस्टर विकास के हाथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आर टैक्सेबल ₹90,000 एंड इन द हैंड्स ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 165 is taxable under the head other sources। तो ऑप्शन नंबर हो जाता है हमारा सी, that is 90,000 chargeable to tax in the hands of Mr. विकास and 165 under the hands of ABC Private Limited। ठीक है, सो अच्छे से सॉल्व करके देखिए आप ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। फिर भी यहाँ पर आपको किसी भी प्रोविजन में या किसी भी पॉइंट में जो कि हमने अभी सॉल्व किया, अगर आप लोग को कहीं पर भी कोई डाउट आता है बिल्कुल हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं, फील फ्री टू डिस्कस। एंड देन इसके नेक्स्ट पोर्शन में हम आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना अच्छे से समझ लीजिए, इतना अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए एंड कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क।